हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं घटना चक्र से केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमेशा की तरह रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले के बाकी के अगर सेट्स को नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। वे द्विआवेशित युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज होता है किस पर, तो यहाँ पे करेक्ट होगा बीटा कण। बीटा कण इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति का होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए लिखा गया है कि अल्फा जो किरण होता है वो अल्फा कणों से बने होते हैं जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा जो किरण होता है वो अनावेशित होता है। गामा जो किरण होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला सवाल, परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम होता है नियंत्रित होता है किसके द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम होता है वो नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। 1896 में किया गया था हेनरी बैकुलर। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हेनरी बैकुरेल के द्वारा। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं हेनरी बैकुरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। यह खोज उन्होंने सफरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान किया था। बस आपको ये ध्यान रखना है कब 1896 में किन्होंने किया था, तो हाँ इनका नाम क्या था, हेनरी बैकुरेल। कहाँ के थे, फ्रांसीसी जो कि भौतिक शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं डी, पानी में चीनी का जो घुलना वो भौतिक परिवर्तन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाते हैं। यानी नया पदार्थ बनता है, अगर उसमें से उसको वापस लाना चाहे तो वो वापस पहले की अवस्था में आ सकता है। भौतिक प्रक्रिया होती है वो अस्थायी होता है और उत्क्रमणीय होता है, यानी कि इधर से हम इधर जा भी सकते हैं और इधर से वापस आ भी सकते हैं, दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन के द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं चीनी पानी का घोल है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि जो नेफ्थलीन होता है, देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नेफ्थलीन ऊर्ध्वापातन के गुण को प्रदर्शित करता है। हम यहाँ पे इस मेथड के द्वारा ऊर्ध्वापातन के द्वारा रेत और नेफ्थलीन को अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया क्या होती है, सब्लिमेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, जब किसी कोई ठोस पदार्थ अवस्था को गर्म किया जाता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए वो परिवर्तित हो जाती है। यानी कि वो डायरेक्ट क्या होता है कि वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में जाए, इसी को कहा जाता है ऊर्ध्वापातन। ठीक है, कपूर का जो है वो भी आपका इसी का उदाहरण माना जाता है। खनिज यानी कि मिनरल क्या है, खनिज मिनरल क्या होता है, तो ये एक प्रकार का अकार्बनिक ठोस होता है। अकार्बनिक ठोस ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि मोती की जो रासायनिक संरचना है वो कौन सा है। मोती का रासायनिक संरचना निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा है। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मोती की रासायनिक संरचना ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको एक और नाम से जाना जाता है एरागोनाइट। ये ध्यान रखिएगा, एरागोनाइट 2 से 4% जो होता है उसमें जल होता है और 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी तरह से था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं। मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे देखिए कि एरागोनाइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देख सकते हैं एरागोनाइट और काचियोलिन।
तो एरागोनाइट क्या होता है, एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को कहते हैं, और काचियोलिन एक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि माइका क्या होगा। माइका जिसको अबरक के नाम से जानते हैं, तो माइका को हम यहाँ पे रख सकते हैं, एक तो ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक, ऑप्शन ए होगा। देखिए इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि अबरक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है, यह ऊष्मा का चालक होता है परंतु विद्युत का कुचालक होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ करके भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट का खनन होता है। बैलाडीला कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ पे है कि बैलाडीला जो खान है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, और यहाँ हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो ये ध्यान रहेगा, बैलाडीला खनन छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है। जल से हल्का यहाँ पे सोडियम होगा, सोडियम बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सोडियम का अपेक्षित जो घनत्व होता है 0.97, जो कि जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरता रहता है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो सभी का गलनांक आपको पता होना चाहिए कि किसका गलनांक सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं जो किसके पूरा जो डिस्कशन किया गया उस पर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जब यानी कि जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल करके द्रवावस्था में आ जाता है, तभी तो उसको कहते हैं गलनांक है। यानी आगे पढ़ सकते हैं कि गलनांक पर ठोस और द्रव प्रवस्था साम्यावस्था में होती है। बोरॉन का गलनांक यहाँ पे इतना लिखा गया 2453 केल्विन, एल्युमिनियम का 933 केल्विन, सिलिकॉन 1693 केल्विन, और लोहा का गलनांक 1808 केल्विन। तो बाकी सभी को देखते हुए अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 2400 जो कि 53 केल्विन, ये इनका गलनांक जो कि हम कह सकते हैं सबसे उच्च है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए को टिक करते हैं, बोरॉन। अगला सवाल क्या बनता है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक लेप लगाया जाता है जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि यस्दीकरण कहते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं जस्ता अथवा यसद, यानी कि जिंक का तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। तो बस ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता है। एनोडीकृत होते हैं एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः किसके, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत के, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत के, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि एनोडाइजिंग जो होता है एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु के पृष्ठ टिकाऊ और जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण किया जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शीर्ष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है जिसको हम लोग एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है, सबसे उच्च किस्म का एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, एक कैरेट बराबर कितना होता है। एक कैरेट बराबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी, यानी कि 200 मिलीग्राम। देखिए 200 मिलीग्राम किस तरह से होता है कि कैरेट का उपयोग किसी हीरे की वजन बताने में किया जाता है। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है, और 0.2 ग्राम का मतलब 200 मिलीग्राम। ठीक है, 200 मिलीग्राम ऑप्शन में मिलीग्राम में दिया गया था, इसलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए अगला सवाल जो कि बहुत बार रिपीट होते रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है। सूखी बर्फ के नाम से किसे जानते हैं, तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है निम्नलिखित में से कौन, तो लाफिंग गैस के रूप में हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हास्य गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है, इसे शल्य क्रिया में
शल्य क्रिया के समय निश्चितता के रूप में यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है कौन, तो यहाँ पे जेनॉन होगा। जेनॉन जो कि ऑप्शन सी, एक प्रकार का इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है। हवा से भारी जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से यानी कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है 54। इस गैस की खोज विलियम रैमसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी। इसका वायुमंडल में बहुत कम मात्रा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट वन है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से हम यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ करके गेस करेंगे। ऑप्शन सी, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित हो जाती है नाइट्रोजन मुक्ति से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांक को दर्शाता है जो कि किसी घोल के अम्लीय या फिर क्षारीय होने का मूल्यांकन। आपको पता है कितना से लेकर के पूरे पर 14 तक स्केल होता है। जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं 0 से लेकर के 14 तक स्केल होता है और इस पर 0 से 7 तक अम्लीय को दर्शाता है, 7 से 14 तक क्षारीय को दर्शाता है, 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो इस तरह से याद रखना है। तो फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बाकी के अपने सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।